आइए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। कल स्थिर विद्युत के अंतर्गत हमने प्रश्न बैंक के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और उसमें कुछ प्रश्न छूट गए थे, उनको आज कराएंगे। आज मुख्य रूप से गॉस थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ये दोनों चीज़ें लेंगे। गॉस थ्योरम पढ़ने के पहले दो छोटी छोटी चीज़ें बताना चाहेंगे ताकि आपको गॉस थ्योरम अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपने विद्युत फ्लक्स पढ़ा होगा। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग याद किए होंगे। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जहाँ पे घनी होती हैं बल रेखाएं, वहाँ क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। यहाँ पे तीव्रता अधिक होगी, यहाँ पे तीव्रता कम होगी। अगर विरल और विरल है तो तीव्रता और कम होगी। विद्युत बल रेखाओं से ये समझ में आता है कि तीव्रता कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है। जहाँ घनी विद्युत बल रेखाएं होती हैं वहाँ तीव्रता अधिक होती है, जहाँ पे विरल होती हैं वहाँ पे तीव्रता कम होती है। देखिए, तीव्रता की आपने एक परिभाषा रटी हुई है कि एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को हम तीव्रता कहते हैं। तीव्रता की एक परिभाषा और है जो विद्युत बल रेखाओं के रूप में है। एकांक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं उनको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी आंकिक मान उसके बराबर होता है। इसलिए जैसे मान लें कि एक पृष्ठ है और इससे लंबवत रेखाएं गुजर रही हैं। तीव्रता अगर E है और इसका क्षेत्रफल ds है, हम ये मान के चल रहे हैं कि इस क्षेत्र से लंबवत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो अगर हम एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं को तीव्रता कह रहे हैं, तो E एकांक क्षेत्रफल के लिए हो गया, तो ds क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी? E ds। इसी को हम क्या कहेंगे? फ्लक्स। देखिए, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाएं E के बराबर हो गई, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर, तो ds क्षेत्रफल से E इंटू ds हो गया। तो ये ध्यान रखिए कि फाई का मान E इंटू ds होता है। एक सिचुएशन और होती है कि जैसे मान लीजिए हमारा पृष्ठ इस टाइप का है, बल रेखाएं इस टाइप से गुजर रही हैं, यानी पृष्ठ की जो लंब दिशा है, ये नॉर्मल डायरेक्शन तीव्रता के साथ थीटा कोण बना रही है। तब हम क्या लिखते हैं? E ds cos थीटा, क्योंकि इसका जो इधर का घटक होता है E का, E cos थीटा होगा इधर का, इसलिए इसमें cos आ जाता है। तो ये अचानक से जब ये चीज़ें आती हैं तो समझ में नहीं आता। तो ये ध्यान में रखिएगा कि फाइनली फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो E ds cos थीटा। तो ये एक चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़, घन कोण। घन कोण क्या होता है? आपने समतली कोण पढ़ा है, समतली कोण पढ़ा है। घन कोण कैसे बनता है? ये किसी पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण होता है। जैसे मान लीजिए ये पृष्ठ है, यहाँ पर अगर हम इसके सभी बाउंड्री के पॉइंट्स को यहाँ मिला दें तो यहाँ पर जो एक कोण बनेगा, जैसे शंकु होता है हमारा, शंकु, उसके वृत्त के बाउंड्री पॉइंट्स को हम एक बिंदु से जोड़ दें तो एक जैसे आपकी
वो कुप्पी होती है एक तेल डालने वाली, उस टाइप का एक घेरा टाइप का बनता है, एक घेरा जो अंत में जाके एक बिंदु पर समाप्त होता है। तो इस टाइप का ये आपका पूरा पृष्ठ है, ये देखिए। तो यहाँ पर ये जो बनता है, अगर इसको हम ds मान लें तो इसको हम dw लेते हैं। इसका जो मान होता है, अगर ये दूरी इस पॉइंट की ओ है इस पृष्ठ से, तो ये ds/r² होता है। और अगर हम एक बंद पृष्ठ लें, जैसे कि एक गोला है, तो गोले के पूरे पृष्ठ के द्वारा यहाँ पर कितना घन कोण बनेगा। तो देखिए, जब हम पूरा गोला लेते हैं तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² और बटे r²। तो r² कट जाता है तो ये 4π आता है। यानी किसी गोले के केंद्र पर कितना घन कोण बनता है, 4π स्टेरेडियन। इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। तो ये ध्यान रखना है। कभी कभी जैसे यहाँ हमने लंबवत लिया है, कभी कभी क्या होती है स्थिति, तिरछा पृष्ठ हमारा होता है। हमारा पृष्ठ जैसे इस टाइप का है और यहाँ पे हम घनकोण बना रहे हैं, तो इसका लंब डायरेक्शन ये है मान लीजिए, और हम ये कोण इस डायरेक्शन में बना रहे हैं, ये नॉर्मल का डायरेक्शन है। उस स्थिति में यहाँ ds cos थीटा हो जाता है, ds cos थीटा बटे r²। ये हमारा dw होता है। और जब पूरे हम बंद पृष्ठ के लिए करते हैं, इसको इंटीग्रेशन की भाषा में, यानी ds cos थीटा बटे r², उस स्थिति में इसका मान 4π होता है। यानी ये dw को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये पूरा जो कोण होगा वो कितना होगा, 4π। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी हैं, तब आपको गॉस थ्योरम बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। गॉस नामक वैज्ञानिक ने विद्युत फ्लक्स से संबंधित एक प्रमेय दी कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर मौजूद या उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी ये स्टेटमेंट आप लिख देंगे शब्दों में कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आप शब्दों में स्टेटमेंट लिख देंगे और फिर लिख देंगे ये φE, फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये विद्युत फ्लक्स है, इसका मान 1/ε0 गुना किसका होता है, Q का। यानी इसको ऐसा भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, Q/ε0। तो ये मैथमेटिकली आपकी गॉस थ्योरम हो जाती है। अब इसको हम प्रमाणित कैसे करते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं। तो प्रूफ करने का तरीका है, आप एक पृष्ठ ले लीजिए, बंद पृष्ठ, इस टाइप से मान लीजिए ये आपका बंद पृष्ठ हो गया। मान लेते हैं कि इसके अंदर Q आवेश मौजूद है, इस बंद पृष्ठ के अंदर Q आवेश मौजूद है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा पृष्ठ लेते हैं और इसको हम इस पॉइंट से मिला देते हैं, ये मान लेते हैं O बिंदु। इस सतह का क्षेत्रफल हम ds लेते हैं, सूक्ष्म क्षेत्र है, और इसका नॉर्मल डायरेक्शन मान लेते हैं इधर है, और तीव्रता की दिशा मान लेते हैं इधर है। ये मान लीजिए कोण बन रहा है यहाँ पर dω या dw, कुछ भी पढ़िए। अब देखिए, इस ds क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, परिभाषा हमने पहले बता दी है फ्लक्स की। तो इसमें जो सूक्ष्म क्षेत्र ds से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा, d∅ बराबर E ds cos थीटा। d∅ बराबर क्या होगा, E ds cos थीटा। ये बात समझ में आ गई।
अब यहाँ पर तीव्रता कितनी हम मान के चल रहे हैं, ई का मान क्या होता है, आपने पहले इसका मान निकाल लिया है, ये दूरी हम आर लेके चल रहे हैं, तो 1/4πε0 Q/r²। अब ई का मान यहाँ रख दीजिए, तो डी फाई का मान क्या होगा, 1/4πε0 Q/r² इंटू ds cos थीटा। अब इसको क्या करना है, यहाँ देखिए Q/4πε0 और ये ds cos θ/r², इसको अलग कर देना है। ये किसका मान है, डी फाई का, यानी सूक्ष्म क्षेत्र ds से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान है। अब हम यदि पूरे इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समाकलन निकालना पड़ेगा। समाकलन में जो कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर कर देते हैं, ये 4πε0 बाहर हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन ऑफ ds cos θ/r²। अब देखिए ये टोटल फ्लक्स आपका फाई हो गया, डी फाई का इंटीग्रेशन मतलब टोटल फ्लक्स, उसको हम क्या लिखते हैं, फाई। ये Q/4πε0, ये देखिए ये dw का मान है, ये क्या है अभी हम बता चुके हैं इसको, ये dw का मान है और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 4π। आप चाहें तो यहीं पे डायरेक्ट इसका मान 4π लिख सकते हैं बंद पृष्ठ के लिए। जब यहाँ आप 4π लिख देंगे तो 4π कट जाएगा और बच जाएगा आपका फाई बराबर Q/ε0। ये आपकी गॉस थ्योरम निकल आई। इसमें एक लाइन और बढ़ा सकते हैं यहाँ dw लिख करके, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप 4π लिख सकते हैं इस तरह से, फाई बराबर Q/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ dw, ऐसा लिख दीजिए। फिर जो है इंटीग्रेशन ऑफ dw की जगह 4π लिख दीजिए। तो ये कुछ स्टेप हैं, इनको आप 2-3 बार अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा, ये आपकी गॉस थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें हम तीव्रता का मान सीधे तौर पे नहीं निकाल पाते हैं। उस स्थिति में हमें गॉस प्रमेय का उपयोग करना पड़ता है। इसमें 2 एप्लीकेशन इसके हैं, 2-3 एप्लीकेशन हैं इसमें। एक तो गॉस नियम से कूलाम नियम को प्रूव कीजिए। गॉस नियम से कूलाम नियम। गॉस नियम से कूलाम नियम हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक आवेश यहाँ पे Q रखा हुआ है, इससे r दूरी पर एक आवेश Q0 रखा हुआ है। जो कूलाम नियम है वो 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए। तो हम जैसे एक आवेश Q ले लिया, एक आवेश Q0 ले लिया। अब देखिए यहाँ से हम एक इस टाइप से गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं जिसके पृष्ठ पर ये आपका Q0 स्थित है। Q0 यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ तीव्रता कितनी होगी अगर ये निकल आए तो हम Q0 पर लगने वाला बल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा अगर हम पृष्ठ कंसीडर करें ds, तो
डी फाई का मान क्या होगा, अभी जैसा किए हैं डी एस कॉस थीटा, ठीक है। फ्लक्स का मान डी एस कॉस थीटा होगा। अब यहाँ देखिए, चूंकि ये एक गोलीय पृष्ठ है इसलिए यहाँ पर नॉर्मल का डायरेक्शन भी वही होगा, यानी लंब दिशा भी यही होगी, तीव्रता की दिशा भी यही होगी। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0, यानी डी एस कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये डी एस होगा। सॉरी, यहाँ ई भी आएगा, ई डी एस कॉस थीटा ना होता है, ई डी एस भरा जाएगा। ये डी फाई का मान हो गया। डी फाई बराबर हो गया ई डी एस। अब ई का मान क्या होता है, ई का मान अब क्या करते हैं, हमको टोटल फ्लक्स निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये आपका हो गया फाई ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे इस पूरे सरफेस के लिए, तो गोले का पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी फाई का मान हो गया ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब गास थ्योरम का उपयोग करेंगे। गास थ्योरम क्या कहती है, फाई का मान किसके बराबर होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन 0, यानी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये बराबर होगा क्यू बटे एप्सिलॉन 0। तो ई का मान क्या आ जाएगा, ये उधर ले जाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए 4 पाई को हमने एप्सिलॉन 0 के साथ कर दिया और आर स्क्वायर को क्यू के साथ कर दिया। तो इस तरह से ई का मान आ गया आपका। यानी इस बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी, इतनी तीव्रता होगी। तो Q0 अगर यहाँ आवेश रखेंगे तो कितना बल लगता है, कैसे निकलेगा, Q0 इंटू ई, यानी F बराबर ई का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर है। देखिए ये Q0 तो रहेगा ही, यहाँ क्यू बटे आर स्क्वायर। क्या ये कूलाम का नियम नहीं है, ध्यान से देखिए, ई का मान रखा गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। अब ये Q0 भी था तो उसके साथ कर दिया। अब देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यही कूलाम का नियम है। तो यहीं तक करना है आपको। इस तरह से आपको पहले ई निकाल लेना है और फिर बल का मान Q0 इंटू ई से देना है, आपको कूलाम नियम आ जाएगा। तो इसको कर लीजिए। दूसरा जो एप्लीकेशन दिया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में, वो है एक समान आवेशित खोखले गोले के अंदर एवं बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। एक समान आवेशित खोखले गोले के अंदर और बाहर एक समान आवेशित खोखले गोले के कारण तीव्रता। अब यहाँ हर केस देखेंगे, टॉपिक यही डाल लेते हैं। मान लीजिए ये आपका खोखला गोला हो गया। अब इसको हम आवेश देंगे तो ये आवेश इसके पृष्ठ में फैल जाएगा, एक समान इसके पूरे पृष्ठ में फैल जाएगा। ये खोखला गोला है, अंदर कुछ नहीं है।
इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल आर है। अब हमको 3 स्थितियों में तीव्रता निकालनी है। बिंदु गोले के बाहर हो, बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो और बिंदु गोले के अंदर हो। तो देखिए पहले हम लेते हैं, यहाँ P बिंदु है, केंद्र से मान लेते हैं R दूरी पर, ये R दूरी पर। तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ बनाएं। गॉसियन पृष्ठ का मतलब जो उस बिंदु को कवर करने वाला, ये देखिए इस टाइप से R त्रिज्या का एक हमने गोले की कल्पना की। अब इसके पृष्ठ पर ना ये P बिंदु स्थित है, इसके P बिंदु पर, P बिंदु जो है इसके पृष्ठ पर स्थित है। अब देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर तीव्रता E है, मान लेते हैं यहाँ पर तीव्रता E है। तो अगर हम फ्लक्स का मान निकालेंगे तो E बराबर क्या होगा, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम मान लेते हैं कि एक Q आवेश दिया गया है इस खोखले गोले को, तो फाई बराबर E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ डायरेक्ट लिखना है, फिर इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। और फाई का मान क्या होता है, गास थ्योरम से Q बटे एप्सिलॉन 0। तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन 0। अब पक्षांतर कर दीजिए तो E बराबर हो जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, व्यवस्थित करके लिख देंगे ये Q बटे R स्क्वायर। तो अगर बाहर स्थित है बिंदु तो उसकी तीव्रता का सूत्र ये हो जाएगा, सीधा सा सूत्र निकल रहा है, क्योंकि इसमें जो ये आवेश है वो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर है, इसलिए यहाँ पर Q बटे R स्क्वायर आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पहली स्थिति क्या हो गई, बाहर स्थित बिंदु पर। अगर बाहर स्थित बिंदु है तो तीव्रता का मान आएगा, और अगर पृष्ठ पर है बिंदु कहाँ है, पृष्ठ। अगर हम यहीं कहीं P को मान लें, यहाँ जैसे P को मान लें, कहीं भी P को मानेंगे तो ये जो दूरी होगी केंद्र से वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी। तो इसी सूत्र में हमको क्या करना है, स्मॉल r बराबर लिख देना है कैपिटल R। तो E बराबर हो जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे कैपिटल R स्क्वायर। तो ये इसमें कुछ नहीं करना है, पहला जो सूत्र निकला है स्मॉल r स्क्वायर, चूँकि यहाँ से ये दूरी हमने लिया है R, जब ये पृष्ठ पर बिंदु हम लेंगे तो जो ये दूरी होगी केंद्र से वो इसकी त्रिज्या के बराबर होगी, तो हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब अगर अंदर हम कोई बिंदु लेते हैं, यहाँ अंदर अगर हम कोई बिंदु लेंगे गोले के अंदर, उस स्थिति में आवेश का मान शून्य हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है, इसको ध्यान रखिएगा। गोले के अंदर स्थित बिंदु पर अगर तीव्रता निकालनी है तो E बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। अंदर स्थित बिंदु के लिए Q का मान 0 होगा। देखिए अगर हम यहाँ कहीं कोई बिंदु लेते हैं तो इस टाइप का आपको गॉसियन पृष्ठ बनेगा। तो इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि आवेश तो यहाँ है ना, पृष्ठ पर है ना, गोले के पृष्ठ पर आवेश है। अंदर अगर हम कोई बिंदु लेते हैं, जैसे P यहाँ हमने ले लिया, तो एक इस तरह से हम गोला खींचेंगे तो उसके अंदर कोई आवेश नहीं है, यानी Q का मान 0 होगा अंदर। तो जब यहाँ हम Q 0 रख देंगे तो E का मान क्या आ जाएगा, 0।
तो इससे ये सिद्ध होता है कि एक समान आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो ये एप्लीकेशन भी बहुत आसान है। और एक एप्लीकेशन और है, एक समान आवेशित चादर के कारण तीव्रता का मान। इसमें अभी गोले वाले में एक ग्राफ भी खींचा है, इसको भी थोड़ा सा समझ लें। देखिए यहाँ पे तीव्रता, इधर केंद्र से दूरी और इधर तीव्रता। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए ये कैपिटल आर यानी पृष्ठ पर, इधर देखिए तीव्रता 0 है, इधर तीव्रता क्या है 0, और ये पृष्ठ यानी आर पर तीव्रता सबसे अधिक होगी यहाँ पर। ये पृष्ठ की तीव्रता है। इसके बाद तीव्रता यूं ऐसे घटती चली जाएगी, यानी गोले के पृष्ठ से जब हम बाहर जाएंगे, त्रिज्या से ज़्यादा दूरी होती जाएगी तो तीव्रता घटती जाएगी। इधर हम आए मतलब गोले के अंदर, आर से अगर हम कम दूरी लेंगे तो गोले के अंदर, इधर देखिए तीव्रता 0, यहाँ पर अधिकतम तीव्रता होगी और गोले के बाहर तीव्रता घटती चली जाएगी। तो ये ग्राफ ऐसा दिया है, इसका मतलब भी समझना ज़रूरी है।